सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश, हिंदी का वही पुराना विद्यार्थी। आपके सामने कोरोना के बावजूद आपके साथ उपस्थित हूं और आज हम लोग 6 घंटे के लिए आपके सामने होंगे। हमारे 6 अलग अलग लेक्चर्स वो आपके सामने होंगे और आप जो रीट वाले हैं, रीट लेवल फर्स्ट के, रीट लेवल सेकंड सोशल साइंस, रीट लेवल सेकंड साइंस, आज साइंस के लेक्चर्स भी आ रहे हैं आपके सामने। हमारे पटवार, हमारे कांस्टेबल, हमारे व्याख्याता और आगे जो सेकंड ग्रेड वगैरह की इनकी परीक्षा देने वाले वे सभी लोग, कंपटीशन जुड़े हुए हैं, वे सभी आज परिष्कार के इन लेक्चर से लाभान्वित हो सकते हैं। हम लोग पूरे सप्ताह सुबह 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक आपके साथ इन क्वालिटी के लेक्चर्स को लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं कह चुका हूं, क्वालिटी मतलब नौकरी होती है और इसलिए हम लोग अगर पढ़ें तो उस क्वालिटी को क्यों नहीं पढ़ें। उस क्वालिटी के साथ मैं फिर आगे जो हमारी गुण संधि छूट गई थी मैं उसको शुरू करता हूं। गुण संधि के साथ मैं वृद्धि संधि आज शुरू करूंगा और उसके बाद मैं कल फिर और दूसरे टॉपिक्स के साथ में आऊंगा और शनिवार तक हम लोग आएंगे। मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा और इसी प्रकार से दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आता रहूंगा। ध्यान से देखिए, देखो ये री रै बनता है। मैंने पहले बताया था री जहां से बोलते हैं हम लोग वहीं से रै बोलता है। बोल के देखिए, री रै। तो री स्वाभाविक रूप से रै बन जाता है, दोनों का उच्चारण स्थान एक जगह से, इसलिए ये री है वो बदलेगा रै में। लेकिन देखो इसके पहले अगर यहां पर ए है तब तो ए ही रहेगा और अगर इधर आ है, ये आ है, तो ये आ भी ए में बदल जाएगा। बस इस बात को ध्यान में रखना, री तो रे में बदलेगा लेकिन अगर ए है तो अब तो ए ही रहेगा, लेकिन आ है तो भी ए रहेगा। इसका मतलब ये कुल मिलाकर के री अर में बदल जाता है। अब देखिए बहुत सरल है, ए प्लस री अर होता है, ए का तो ए रहता है और री बनता है रे में। देखो बहुत सीधा सा प्रश्न है। कण्व ऋषि है, ऋषि का नाम है कण्व। शकुंतला जिन ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी थी, भरत से जहां मिली थी, वो कण्व ऋषि है और कण्व में वै में ए है, ये तो वै है और यहां पर ए है और ए के बाद री आ गया और ये बदल गया अर में, तो ये ए तो ए ही रहा और री बदल गया रे में और आधा रे कहां चला गया, ऊपर जाकर के ये बन गया कण्वर्षि। यानी कण्व का तो कण्व ही रहा और री रे में चेंज हो गया कण्वर्षि। और देखिए ये हमारा सप्तऋषि सप्तर्षि हो गया। यहीं पर ये ए री अर तो सप्त का सप्त हो गया और री रे में बदल गया और कण्व का कण्व ही रहा और री रे में बदल गया। ये हमारा कण्व ऋषि हो गया। अब देखिए आगे चलिए, ये पुलिस सब इंस्पेक्टर में कण्व ऋषि आ चुका है 2011 में। सप्तर्षि बहुत सामान्य सा है लेकिन कण्व ऋषि है। देखिए अब आप आ पर आइए, आ, अब ये आ री अर बनता है, ये आ बदलता है ए में और री बदलता है रे में। ये बहुत सरल है, आप खूब जानते हैं अच्छी तरह से। अभी कहेंगे साहब क्यों हमारा समय खराब कर रहे हो, महर्षि महर्षि बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन महर्षि शब्द नहीं आएगा। महर्षि तो समझने के लिए आपको शब्द दे रहा हूं। आजकल जो शब्द आ रहा है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो आगे आने वाला है और उसको आप आसानी से नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। महर्षि से महर्षि कैसे बनता है, देखिए ये शब्द तो आप खूब जानते हैं अच्छी तरह से। ये है महर्षि, देखो ये है आ और यह है री। आ
तो बदलेगा ए में और री बदलेगा रे में, अर में बदलेगा। तो महा का क्या बन गया? महा का बन गया मह। ये देखिए महा का मह हो गया महा, इसका आ चला गया, आ चला गया इसका, महा मह में बदल गया, आ ए में बदल गया। और री बस ये री रे होकर के यहां चला गया और ये बन गया महर्षि। अब देखिए आप इस शब्द का संधि छेद कीजिए। वर्षा ऋतु आ चुका है परीक्षा में, वर्षा ऋतु। अगर आप महर्षि का कर सकते हैं तो इसका कीजिए, कीजिए आप। जी हां, बहुत से लोग जो बहुत चतुर हैं, जागरूक हैं, अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, वे लोग तो बिल्कुल कर देंगे, लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी। देखिए देखो इसका ये वर्षाऋतु, ये वर्षाऋतु जिसने नहीं किया उसने महर्षि की प्रक्रिया को नहीं समझा। महर्षि में क्या प्रक्रिया? आ और री अर बनता है। तो यहां पर वर्षा ऋतु में ये देखिए वर्षा का आ है, ये आ है और ये री है, और आ बदलेगा ए में और री बदलेगा रे में। तो वर्षा का क्या बन जाएगा? वर्ष बन जाएगा। जी हां, लेकिन वर्ष में देखो कंफ्यूजन क्या होता है, वर्ष में भी रे और यहां भी रे, दो रे आ गए ऊपर, दो रे। जी हां, दो रे आएंगे। और दो रे क्यों आएंगे? एक तो वर्षा शब्द का रे है, तो ये वर्षा शब्द का रे तो रही रहा, ये रहा वर्ष का, वर्षा का रे, और एक री का रे होगा जो यहां लगेगा, इसलिए इसमें दो रे आएंगे, एक वर्षा का और वो हो गया वर्ष, और ऋतु का रे हो गया और ये बन गया वर्षाऋतु। मित्रों ये परीक्षा में आने वाला इंपॉर्टेंट शब्द है, महर्षि और सप्तर्षि नहीं, और वो आ जाएगा तो सब जानते हैं, सब कर लेंगे। और जिस परीक्षा को, जिस प्रश्न को सभी कर लें वो नौकरी दिलाने में मदद नहीं करता। भले खुश हो लें कि हमारा प्रश्न सही हो गया, आप उन प्रश्नों में खुश होइए जो दूसरे के यहां तो गलत हो सकते हैं लेकिन आपके सही हो गए हो। मेरिट में ऐसे प्रश्न लाते हैं, तो मेरिट में वर्षाऋतु शब्द आपको मेरिट दिलाने वाला शब्द है। आगे चलिए देखिए, री और रे की फिर चलिए। अब देखिए शीत ऋतु, अब बहुत सरल है। शीत ऋतु में आ नहीं है, ए ही है, तो शीत ही रहेगा और री किस बदलेगा? ऊपर चला जाएगा। जी हां देखो, और ग्रीष्म ऋतु, इसमें भी ये हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। देखो हम लोग महर्षि सप्तर्षि जबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हमारी जबान पर नहीं चढ़ा हुआ। इसी को समझने की जरूरत है। तो इसमें तीन शब्द, री के तीन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, एक वर्षा ऋतु, एक शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु, और कण्वर्षि को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ये चार हमारे, देखो यहां पर देखिए राजन ऋषि, राजन संस्कृत में शब्द है राजन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं राजा, राजा, लेकिन इसकी संधि राजा से नहीं है। इसमें दो प्रकार के परिवर्तन है। एक न का लोप होगा, व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ते हैं न का लोप, युवन वाणी युवाणी हो जाता है, न का लोप होता है। योगिन राज योगी राज होता है, न का लोप होता है। मंत्रिन मंडल मंत्रिमंडल होता है, न का लोप होता है। ऐसे यहां पर है राजन ऋषि, न का लोप होगा। और अब जय में है ए और इधर है री, और ये बनेगा अर, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, और ये री बदल जाएगा यहां पर और ये बनेगा राजर्षि। अब देखो अगर राजर्षि का संधि विच्छेद आपसे राजा और ऋषि आ जाए, राजा और ऋषि आ गया, राजा और ऋषि, ये बिल्कुल गलत है। और अगर राज, ये न का लोप है यहां पर, और अगर राज और ऋषि भी आ जाए, राज और ऋषि आ गया, चलेगा, लेकिन दौड़ेगा ये राजन। अगर राजन और राज दोनों विकल्प आए तो आप इस विकल्प को चुनिए, और अगर राजा और राज आए तो आप इस विकल्प को चुनिए। ये राजर्षि का संधि विच्छेद। आगे चलें, टेस्ट को लेते हैं। देखो अब पूरे हम लोग गुण स्वर संधि के टेस्ट को लेते हैं, ये सर्वोपरि है। अब देखिए ये सर्व शब्द तो है ही, दिख रहा है आपको। इस ओ को किस में बदलोगे? ओ को बदलोगे ऊ में, और ये होगा सर्व उपरी। ऊ छोटा होता है मित्रों, छोटा,
ये ऊपरी मत कर दीजिए, ऊपरी। ऊपरी और ऊपर, ऊपर तो शब्द होता है लेकिन ये हिंदी में होता है, ये तद्भव शब्द है, ये ऊपरी का तद्भव है, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। लेकिन संधि में ये नहीं चलेगा, ये शब्द तो सही है लेकिन संधि में ये चलेगा, सर्वोपरि। ऊ और रेखे छोटी की मात्रा। अब देखिए अल्पेच, वापस देखिए अल्पेच्छा आ जाएगा। ये शब्द बता चुके, अल्पेच्छा शब्द अशुद्ध है, अल्पेच्छा शब्द ही अशुद्ध है संस्कृत में, अल्पेच शब्द सही है। और संधि विच्छेद करेंगे तो वापस इच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रखने का। अगर आप अल्प इच्छा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये अल्प इच्छा ही रहेगा, लेकिन संधि होने पर इसका आ गायब हो जाएगा। यही हाल चित्रोपम का भी है। देखे चित्रोपम, संधि छेद करेंगे तो वापस मां आ लेके आएंगे, चित्रोपम, जिसकी चित्र से उपमा दी जा सके, अद्भुत संदर्भ जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये प्रेषिति देखिए, प्रेषिति, प्रेषिति कहते हैं, प्रेषिति भेजने वाले को, जो प्राप्त करता है उसको प्रेषिति कहते हैं, जो भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। देखो 3 शब्द हैं, ये प्रेषिति है और ये प्रेषक है और ये प्रेषण है। कोई भी शब्द आ सकता है, प्रेषिति, प्रेषक और प्रेषण। और इसकी संधि होगी, ये प्रे तो उपसर्ग है ही, बस छोटी के में इसको आप तोड़ेंगे। ये शब्द इशिति, इश कहते हैं इच्छा को, संस्कृत में इश इच्छा को कहते हैं, और इसमें इति प्रत्यय लग गया और ये बन गया प्रेषिति। प्रेषिति यानी पाने वाला, इच्छा रखने वाला। आप पत्र को पाने वाले हैं, प्रेषिति। ये प्रेषक है, यहां हो जाएगा प्रे और इशक, ये प्रे और इशक हो जाएगा। और यह है प्रेषण, प्रे और ईशन हो जाएगा, ईशन, ये ईशन हो जाएगा, न अन प्रत्यय होकर के न हो जाएगा, प्रे और ईशन। ये प्रेषण है, ये प्रेषक है और ये प्रेषित है। तीनों शब्द एक ही तरह से हैं, इसको आप समझिए। ये सौदान बहुत सरल सा, स और उदाहरण, इसमें 2 हमारे उपसर्ग हैं, एक उपसर्ग स और एक उपसर्ग उद और एक उपसर्ग आ और हरण। देखिए मजे की बात है, सौदाहरण में 3 उपसर्ग है, एक उपसर्ग स, एक है उद और एक है आ, और शब्द है हरण और प्रत्यय है अन। हर शब्द है और अन प्रत्यय है। 3 उपसर्ग है, हर शब्द है, अन, हर यानी हरण करना। उदाहरण में क्या करते हैं, हम कोई चीज समझाते हैं, कहीं दूसरी जगह से उठा के हरण करके लाते हैं और समझाते हैं, देखो वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, तो उसको उठा करके ले आए, यह है उदाहरण। उपेक्षा देखिए, ये हम लोग कर चुके, बहुत ऊपर ईक्षा, तिरस्कार को ईक्षा देखने को कहते ही है, तिरस्कार के भाव से देखना। ये मानवेतर है, ये भी हम लोग कर चुके। मानव और इतर, इतर का अर्थ है अलावा, मानव के जो अलावा हो, मानव से जो भिन्न हो, मानवेतर हो गया। और यथा और इष्ट, देखो इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं, यथा और इष्ट में ई छोटी होनी चाहिए। जी हाँ, इष्ट यानी प्रिय, जैसा ठीक हो, उचित हो, अच्छा हो। इष्ट यानी अच्छा, जैसा इच्छा हो, जैसा ठीक हो। आप चाय में यथेष्ट मात्रा में चीनी डालिए, यथेष्ट यानी न कम न ज्यादा, जितना इच्छित है उसको कहिए, जितना उपयुक्त है उसे कहेंगे यथेष्ट। शब्दों का प्रयोग भी आना चाहिए, यथेष्ट यानी जैसा उचित हो, जैसा अच्छा हो। आगे चलिए देखिए, ये प्रेक्षक है। अब देखिए प्रेक्षक का प्रे और ईक्षक हो गया है, प्रे उपसर्ग है और ये बड़ी की मात्रा ईक्षा, ईक्षक यानी देखने वाला। तो ये विशेष रूप से जो देखने वाला प्रेक्षक है, जो सिनेमा देखता है, नाटक देखता है, उस दर्शक को कहते हैं प्रेक्षक। और ये यथेच्छ, यथा इच्छा, जैसी इच्छा हो। अल्प इच्छा आया था अभी, ये फिर यथा इच्छा, यथा यानी जैसी, आपकी जैसी इच्छा हो। ये काम कैसे करूं मैं, यथेच्छ, जैसी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर लीजिए। ये अंत्योदय और ये अंत्य और उदय, ये है अंत। अंत शब्द में यह प्रत्यय लग करके क्या बना, अंत्य, अंत वाला, और अंत वाले का उदय, ये अंत्योदय। अंत्योदय योजना चली राजस्थान में, और वो गांव के 5 सबसे गरीब, सबसे नीचे अंत में थे आर्थिक दृष्टि से, उनको उन्नत करने की योजना चली, अंत्योदय। ये देखिए शुद्धोदन। मित्रों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, 3 दृष्टि से इंपॉर्टेंट। एक तो देखो पहले शुद्ध तो है, ओदन का अर्थ समझ लीजिए। ओदन संस्कृत में भोजन या चावल को कहते हैं, ओदन, शुद्ध ओदन, शुद्ध भोजन या शुद्ध चावल, ये शुद्धोदन का अर्थ हुआ। अब देखिए यहां संधि हो रही है ए और ओ की,
और एर ओ को हम आगे पढ़ेंगे। एर ओ से औ बनता है और ऐ और औ वृद्धि स्वर कहलाते हैं। ये वृद्धि स्वर है, लेकिन यहां पर तो ओ बना ही नहीं। यहां दो मात्रा नहीं है, दो मात्रा होगी तो अशुद्ध हो जाएगा। ओ नहीं है, ओ है। ये क्या बात हुई? यहां है ए और यहां है ओ, और होना चाहिए था औ, होना चाहिए था औ, और हो गया ओ। यही अपवाद है, ये शुद्धोदन है। ये वाला बाद वाला जो रूप है, ये बाद वाला रूप ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा, ओ, और इस ए का कोई मामला रहा ही नहीं, बस ओ का ओ ही रहा, शुद्धोदन। संस्कृत व्याकरण में इसको पररूप संधि कहते हैं, लेकिन आप तो हमारे हिसाब से यहां हिंदी में समझिए, ये ओ गुण स्वर है और ओ ही सुरक्षित रह गया, और इसलिए ये शुद्धोदन है। तो एक तो ये गुण संधि है, एक ही अपवाद है। एर ओ, औ होना चाहिए था, रह गया ओ, इसलिए अपवाद है। तीसरा देखो, शब्द शुद्धि में आ चुका है, शुद्ध, ये है शुद्धोधन। ध आ चुका, शुद्धोधन। हमको लगता है धन कुछ होता ही है, इसलिए धन सही है, और ये शुद्धोधन। जी नहीं, ये शुद्धोधन नहीं है मित्रों, ये शुद्धोदन है। ये द ही सही है, क्योंकि ये ओदन से बना है, इस द से बना है, इसलिए समझना चाहिए कि शुद्ध भोजन, शुद्ध चावल, ये शुद्धोदन है, इसलिए यही होगा। देखो, नेति बहुत छोटा सा उपनिषदों का शब्द है। ब्रह्म को कहा गया है, हमारे ईश्वर को, नेति नेति। ब्रह्म कैसा है? आदमी जैसा है? ना। घोड़े जैसा है? नहीं। पेड़ जैसा? नहीं। हवा जैसा है? नहीं। कैसा है? न इति, ऐसा नहीं है। उसको बहुत नकारात्मक रूप से उसकी परिभाषा दी गई। ऐसा नहीं है। कैसा है ये पता नहीं है, ऐसा नहीं है। न इति, नहीं है ऐसा। ब्रह्म के बारे में कथन है, छोटा सा, नेति, और गुण संधि है इसमें। इसका ए और इसका ई मिलकर के ए बन गया, नेति। आगे चलिए, नीलोत्पल। देखो, नीलोत्पल नील कमल को कहते हैं, उत्पल कहते हैं, नील कमल ऊपर आया था। श्वेतोत्पल, श्वेत कमल। रक्तोत्पल, रक्त वैसे खून को कहते हैं, लेकिन रक्त का अर्थ लाल भी है। रक्तोत्पल, तो ये नीलोत्पल, रक्तोत्पल, श्वेतोत्पल, उत्पल कमल है। अंकेक्षण देखिए, ऑडिटिंग को कहते हैं अंकेक्षण, और अंक ईक्षण, ये रहा अंक, और ये ए को बदलेंगे आप बड़ी में। ईक्षण यानी देखना, अंकों को देखना, ऑडिट करना। ऐसे अंकेक्षक होता है, ऑडिटर, अंकेक्षक। क्या संधि विच्छेद करेंगे हम अंक और ईक्षक, अंकों को देखने वाला, यह है अंकेक्षक, अंक ईक्षक। अब देखो मित्रों, फिर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये परिष्कार की जो पढ़ाने की पद्धति है, पीपीटी, जिसके माध्यम से ये उसकी ताकत है कि किस प्रकार से एक संधि को एक दो उदाहरणों से नहीं, इतने उदाहरणों से एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। और टीचर का काम केवल समझाना है और आपका काम केवल समझना है। बाकी सब सामग्री तो आपके पास है, आप इसको समझ रख सकते हैं, और इसलिए ताकत है। तो आप देखिए, ये हमारे इतने शब्दों के साथ हम लोग फिर आपके पास आ पाए। देखो, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न झट से एक क्लिक में आ गए, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न, और अब आप इनको हल कीजिए। महोदय, महाउदय, ये आरएस में आया हुआ है। महोत्सव, महाउत्सव, आरएस और पटवार में आया हुआ है, पटवार में 2 बार आया हुआ है। महोत्सव, महाउत्सव, और महोर्मी और ऊर्मी लहर को कहते हैं। इसमें बस इतना सा ध्यान रखिए, ये बड़ा ऊ है, ऊर्मी लहर को कहते हैं, एसएससी में आया हुआ है। देखो, ये उर्मिला है, उर्मिला में ऊ छोटा होता है, ये इला प्रत्यय की वजह से। इला प्रत्यय जब इसमें लग गया, उर्मिल, इल प्रत्यय, उर्मिल यानी लहर वाला, लहरीला, और उर्मिला लहरा करके चलने वाली, लहरा करके चलने वाली वो उर्मिला है। लहर जैसी हो, जो लहर जैसी हो उर्मिला है, लेकिन उसमें इला की वजह से छोटा, इसलिए उर्मिला में तो ऊ छोटा है,
लेकिन ऊर्मी लहर उसमें बड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए उर्मी। महोर्मी कोई बहुत बड़ी लहर हो समुद्र की, वो महोर्मी है। और देखिए आप, ये आरपीएससी के ग्रेड सेकंड टीचर, ग्रेड सेकंड में आया हुआ है। देखिए इन प्रश्नों को, प्रेक्षण आया हुआ है, प्रेक्षण अभी जो बताया मैंने वही प्रेक्षण है। बस आप कुल मिला के बड़ी की मात्रा को चुनेंगे। प्रेक्षण देखने को कहते हैं, प्रेक्षक है, प्रेषक है, ये आया हुआ है। देखिए भेजने का अक्षर सेंडर। एक और बात है, हमारे बहुत से पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह में जो अंग्रेजी और हिंदी के शब्द आ रहे इसमें आता है, तो प्रेषक को कहते हैं सेंडर को, और प्रेषिती पाने वाले को कहते हैं रिसीवर। जो पत्र को रिसीव करता है वो है प्रेषिती, और जो पत्र को सेंड करता है, भेजता है, वो है प्रेषक। और दोनों विलोम शब्द है, हम लोग पहले कह चुके। ध्यान रखने की बात है कि इसमें मात्रा छोटी होती है। ये देखिए तीनों में मात्रा छोटी होती है। ये तीनों शब्द है, प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषण, तीनों में ये प्रय उपसर्ग है। ये तो उपसर्ग तो यहां तक भी है, लेकिन ईक्षा में बड़ी की मात्रा होती है, और इशक, इशिति, ईषण इसमें छोटी की मात्रा। बस इस बड़ी और छोटी की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे साहब इसका कैसे तय करें? देखो भाई, तय करने का आधार है उच्चारण, लेकिन अगर हमको उच्चारण नहीं आता हो तो फिर आपको इनको रटना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। जिनको जानते हैं आप ईख में बड़ी की मात्रा जानते हैं, इत्र में छोटी की मात्रा आती है, इत्र छोटी की मात्रा है, ईख, तो वहां तो आपको जानने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो अपरिचित शब्द है, नए शब्द है, उन पर फोकस करो, जान जाओगे। सब जानते, हम भी जान गए, आप भी जान जाओगे। थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो इशक और इशिति, इनमें छोटी आएगी, और ईक्षा रीक्षा से बने हुए शब्दों में बड़ी आएगी। और देखिए आप, रीट 2011 में भारतेंदु, ये भारत और इंदु, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, भारत का चंद्रमा वो भारतेंदु है। देखो यहां पर इसका ए और इसका ई मिलकर के ए बन गया, और ये ई के साथ में बिंदी तो यहां पर आनी थी भारतेंदु। इतर इतर इतरेतर ये और आ गया। देखिए और या अन्यान्य, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे, और या अन्यान्य। अल्पिच्छा ये अल्पेच्छा का लोप आ चुका है, ये देखिए। और यथा इच्छा यथेच, जैसी इच्छा हो। देखो ये पिछली परीक्षा के प्रश्नों को तत्काल देने से आपको पता लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो सार्थक है। खूब पढ़ा दिया जाता है, खूब, और ऐसी चीजें पढ़ा दी जाती जो परीक्षा में आती नहीं, पूछे भी नहीं जाएंगे। लेकिन मित्रों ये एक मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात को कह रहा हूं आपको, शिक्षक उन चीजों को पढ़ा रहे हैं, इतने विस्तार से पढ़ा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और विद्यार्थी भी ऐसे ऐसे विस्तार में जाकर के संधियां मुझसे पूछते रहते हैं। सीढ़ियों में उतरते समझते चढ़ते समय, सर इसका क्या, मैं उनको कहता हूं रे इतने की जरूरत नहीं है। परीक्षा की पिछली परीक्षाओं में कैसे किस स्तर के आते हैं उनको ध्यान रखिए। इसलिए मित्रों ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न और उसी ढंग से हमको तैयारी करनी चाहिए और करानी चाहिए। बस मित्रों यहां पर हमारा गुण संधि खत्म हो गई। अब एक छोटी सी संधि है, थोड़ी देर की बात है, 10 मिनट का खेल है। इसमें हम इस वृद्धि स्वर संधि को इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो इसका नाम वृद्धि स्वर संधि है। हम पहले इस अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जिसका परिणाम वृद्धि स्वर होगा वो वृद्धि स्वर संधि है। देखिए अगर आप इस पुस्तक को इस संधि को आगे पढ़ना चाहें तो व्यावहारिक सामान्य हिंदी उसके पृष्ठ 77 पर आपको मिलेगी, और उसमें और देख सकेंगे। वैसे बहुत छोटी संधि है, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान जाता है इसमें कि देखिए वृद्धि स्वर संधि पूछते हैं, आई और औ का, इसमें 2 मात्रा को झंझट है। उस झंझट को हम अच्छी तरह समझ लें तो फिर इसके मास्टर हो जाएंगे। देखो ये संधि आप जानते हैं, ए और आ के बाद ए और आई आए या और औ आए, तो ए और आएगा तो परिणाम आई निकलेगा, यही आई वाला, और ओ आएगा तो औ परिणाम निकलेगा। और हमारे आई और औ को क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर। तो जिस संधि का परिणाम आई और औ निकलता हो वो वृद्धि स्वर संधि है। देखो हितैषी, अभी संधि का संकट समझिए। हितैषी में 2 मात्रा आ गई, ये आई की मात्रा है। ये आई की मात्रा, इधर हित तो बहुत सरल है, ये है ए, तय में ए है, इधर भी ए है। अब सवाल ए चुने या आई चुने,
ए और आई में से कौन सा चुने, बस इसी बात की संधि का टेस्ट है। और इसके लिए एक शब्द हमारे लिए कॉमन होता है, हित तो हमारे लिए कॉमन होता है, यहां कोई गलती नहीं करेगा। गलती यहां होगी ऐशी करें कि ऐशी करें, और इसमें हमारा ऐशी होगा सब। शब्द को समझ लीजिए नया, जैसे आपने पहले ईक्षा शब्द सुना, ऐसे ही दूसरा शब्द वो आपने सीखा, ईक्षा यानी देखना, बड़ी से लिखा जाता है। नया शब्द आ रहा है ऐशी। ऐशी का अर्थ है इच्छुक, इच्छा, जो हित का इच्छुक है, और ए से लिखा जाएगा, आई गलत है सब। आगे देखिए, इसी तरह से दूसरा शब्द वित्तइष्णा, वो ऐशी शब्द था, और यहां पर ऐष्णा शब्द होगा, और ये ए यही होगा, आई नहीं। वित्त प्राप्त करने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, ऐशी से बना है ऐष्णा। ऐश यानी इच्छुक और ऐष्णा यानी इच्छा। इच्छा और ये इच्छुक है। इन शब्दों को थोड़ा पढ़ते चलिए, सब याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अपरिचित है, मुश्किल नहीं, अपरिचित है। अपरिचित का एक ही इलाज है, परिचित हो लीजिए उससे। किसी का नाम नहीं जानते, कोई बात नहीं, नाम पूछ लीजिए, 1-2 बार 2-3 बार बोल लीजिए नाम, वो बिल्कुल परिचित हो जाएगा। यही सीखने का तरीका है। देखो और शब्दों को देखिए, संधि विच्छेद करते हैं हम। ये एकैक है, एकैक में 2 मात्रा आ गई। अब सवाल है कि इसको ए से करें या आई से करें। तो ये शब्द ऐक नहीं है, ये है एक। एक एक करके आइए, संस्कृत में बोल दें एकैक। ये है ए और ये है ए और एर। ए क्या बन गया? ये बन गया आई, और आई की मात्रा कितनी होती है? 2, और ये 2 मात्राएं आ गई। ये तो बहुत आप जानते हैं, वसुधा एव। एव का अर्थ समझ लीजिए, एव निपात है, किसी चीज पर बल देता है। वसुधा एव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, यानी कुटुंब में और कोई दूसरों को छोटी इकाइयां नहीं है। मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे जिले के लोग, मेरे प्रांत के लोग, मेरे देश के लोग, नो, वसुधा ही कुटुंब है। अगर कुटुंब के बारे में सोचो तो पूरी वसुधा है। वसु यानी, वसु कहते हैं रत्न को, वसु यानी रत्न, और रत्नों को धारण करने वाली, यह है रत्न, और इसको धारण करने वाली वसुधा पृथ्वी, वही मेरी कुटुंब है। ये इस शब्द का अर्थ है मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम, और इसमें एव वसुधा ही कुटुंब है। देखो स्वैच्छिक शब्द देखिए। अब यहां पर स्व तो सबको मालूम है, लेकिन ऐच्छिक चुनेंगे कि ऐच्छिक चुनेंगे, ये सवाल है। देखिए इसमें है ऐच्छिक। देखो यहां भी मात्रा नहीं लग रही थी, वहां पर हम लोग ऐशी और ऐष्णा और एव 3 शब्द हमने दिए। ऐशी, ऐष्णा और एव मात्रा नहीं लगती, ऐच्छिक मात्रा लगती है, और इसकी वजह है हमारा इक प्रत्यय। ये इक प्रत्यय, जब इच्छा के साथ इक प्रत्यय लगेगा तो आगे प्रत्ययों में पढ़ेंगे, ई बदल जाएगा आई में, ई आई में बदल जाएगा इक प्रत्यय लगने पर, ई आई में। ऐसे देखो इतिहास में अगर इक लगेगा तो ई भी बदल जाएगा आई में। ये देखिए आई में बदल रहा है। ये चमत्कार है इक प्रत्यय का, दोनों में इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय से मूल शब्द ई है, ई है, ये इतिहास है और ये इच्छा है, और बदल गया आई में। तो ये इक प्रत्यय से ध्यान रखिए कि ये शब्द ऐच्छिक सही है। ये संधि विच्छेद देखो कीजिए आप। परमोजस्वी, ये है ए और ये है ओ, और ये बन जाएगा औ। बहुत ज्यादा ओजस्वी हो कोई, वो परमोजस्वी हो जाएगा। आगे देखिए, यह है दंत और ओष्ठ है। मित्रों इसके दोनों रूप है, दंत्योष्ठ, दांत और होठ, ये दोनों के साथ जुड़ के बने दंत्योष्ठ। तो ये जैसे वह इंग्लिश का जो वैल्यू है, वह वी जो लिखते हैं, ये वह लिखते हैं। ये दांत, ऊपर का दांत और नीचे के होठ के मिलने से बनता है दंत्योष्ठ। वह दंत्योष्ठ है, डब्लू नहीं, डब्लू ओष्ठ है, ये वह है। ये तो ओष्ठ है, दोनों होठों से मिलके बनता है, और ये दंत्योष्ठ है, ये दंत्योष्ठ है। तो ये तो अर्थ हुआ। यहां पर ए और ओ मिलकर के दोनों ही मिलते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ओ, ये तो गुण जैसा हो रहा है, ये तो गुण संधि हो रही है, और ये वृद्धि संधि है। दोनों ही शब्द संस्कृत में चलते हैं और दोनों ही सही है। गुण संधि भी सही है और वृद्धि संधि भी सही है। ऐसे देखो अधरोष्ठ, इसमें
अधरोष्ट नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। अधरोष्ट नीचे का होठ, अधर यानी नीचे का, ये नीचे का हमारा होठ है, ये अधरोष्ट है नीचे का, ये बिल्कुल अधरोष्ट, इसमें औ नहीं होता, ये अपवाद है। अपवाद क्यों है? कायदे से ए और ओ को क्या बनना चाहिए था? इसको बनना चाहिए था औ, यहां दो मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमारे बुजुर्गों ने अधरोष्ट नहीं बोला, बोला केवल अधरोष्ट। ओ गुण संधि कर दी उन्होंने। ये जलौषधि है, देखो औषधि ओ है और ए और ओ मिलकर के जलौषधि औ, बिल्कुल सही है। औषध भी चलता है, औषधि और औषध दोनों ही शब्द चलते हैं, तो अगर औषधि है तो जो, वरना तो औषध, दोनों सही है। मंत्रोषधि, मंत्रौषधि औ बनेगा, ये तो औ है, वृद्धि संधि हो रही है सब, देखिए औ औ औ औ औ, ये वृद्धि संधि, ये अपवाद है, ओ हो गया। ये मंत्रोषध है, औषधि और औषध दोनों पटवार में आ चुका है। मंत्रोषध, मंत्र भी औषधि का काम करता है, इस अर्थ में बीमारी को ठीक करता है। ये महाऔषधि, महौषधि हो गया, औ हो गया, ये औ चल रहा, औ वृद्धि संधि। ये प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी को कहते हैं, प्रौद्योगिकी। इधर इधर है ए और इधर है औ, और एर औ मिलेगा और तो औ बनेगा, और यही औ ये हो गया औ। प्रौद्योगिकी, विशेष प्रकार की औद्योगिकी प्रौद्योगिकी है। और देखिए ये लोकैष्णा, लोक और ऐष्णा, वही शब्द आ गया। ऐष्णा और ऐष्णा में इसको नहीं चुनेंगे, इसको चुनेंगे, संसार में जीने की इच्छा। लोकेष्णा, हमारे बुजुर्ग खाट पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई भगवान उठा ले तो अच्छा है, इसका मतलब उनकी लोकेष्णा समाप्त हो गई, अब उस संसार में जीना नहीं चाहते। ये लोकेष्णा शब्द है। इस सुभैषी, शुभ और ऐशी, ऐशी इच्छुक आ गया, ये अशुद्ध है, ए वाले शब्द चलेंगे ऐष्णा और ऐशी में। प्रौढ़ है, प्र और ऊड, ये देखो वृद्धि संधि में शामिल है ये, क्योंकि औ बन रहा है ए और ऊ से, और ये दोनों में बिंदी लगाएं या न लगाएं कोई बात नहीं, प्रौढ़ है। ये अक्षोहिणी है, अक्षरोहिणी पढ़ चुके हैं वृद्धि संधि में, गुण संधि में ही पढ़ चुके थे। ये है बिल्कुल दोनों के दोनों अपवाद है, क्योंकि एर ऊ औ बनता है। अक्षोहिणी सेना को कहते हैं, तो ओहिनी से नहीं होगा, ये ओ से नहीं है, ये दोनों ऊ वाले शब्द है। बस आगे देखिए वसुधैव, वसुधैव हम लोग अभी कर चुके हैं। वसुधा और एव, ए के ऊपर मात्रा नहीं होगी। वित्त ऐष्णा में ये ऐष्णा सही है, ये ऐष्णा नहीं होगा। स्वैच्छिक में ऐ होगा, जी हां ये होगा, ये गलत होगा। तो कहां ए और कहां आई है, बस इसी का ध्यान रखने की बात है। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न को देखिएगा, इसमें शब्द है, देखो मतैक के शब्द है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है मतैक। अब मत तो ठीक है, अब एक में एक के ऊपर मात्रा लगाएं कि नहीं लगाएं, यह सवाल है। और सवाल है कि मूल शब्द है एक, और एक में जो ही यह प्रत्यय लगेगा तो आगे प्रत्ययों पढ़ेंगे, यह प्रत्यय के प्रभाव से ए बदलेगा ऐ में, और ये ऐक्य होगा यह के प्रभाव से। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा, ऐक्य। तो ये सब ये इस ऐक्य यही होगा इसी के प्रभाव से। बस मित्रों, ये कुछ ही शब्दों की संधि है, कुल मिलाकर के इसमें ए आएगा कि ऐ आएगा, ओ आएगा कि औ आएगा, सीमित से शब्द है, थोड़ा देख जाइए। ज्यादातर शब्दों के बारे में आपको पता है, ए है कि ऐ है, जान नहीं है उस पर फोकस कीजिए और ये संधि सिद्ध हो जाएगी। ज्यादा अधिक शब्दों की मात्रा ही इसमें नहीं है, संख्या है ही नहीं इस तरह की मात्रा। ओके मित्रों, इस वृद्धि संधि के साथ हम समापन कर रहे हैं। काफी लोगों ने काफी प्रश्न पूछे हैं। मैं जब पढ़ा रहा था, संधि पढ़ा रहा था, और उसके पहले भी बहुत से लोगों ने बहुत से प्रश्न पूछे। मैं उनका उत्तर उस समय तो मैं दे नहीं पा रहा, लेकिन मैं अब आपके साथ दे रहा हूं। वो उनके लिए भी रुचि का विषय और आपके लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। देखो, एक हमारे सत्यवीर प्रचार ने पूछा, और उन्होंने पूछा बुद्धि, और इसका उन्होंने संधि विच्छेद पूछा। इसका कोई संधि विच्छेद नहीं है। संस्कृत का शब्द है मित्रों बुद्ध, बुद्ध, और इसमें ई प्रत्यय लगता है और इसमें दै का आगम हो जाता है और ये बुद्धि हो जाता है। बुद्ध यानी ज्ञान, बुद्ध कहते हैं, ये बुद्ध ज्ञान को कहते हैं, उसी से बोध बना है, बोध ज्ञान।
तो ये बुध में ई प्रत्यय लग करके बुद्धि बना है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, दै का आगम है। जैसे बुद्धि, जैसे हमारा चय का आगम हो जाता है। अनुच्छेद, आप देखिए अनु और छेद, और इसमें किसका आगम हो गया? चय का आगम हो गया। ऐसे यहां पर ध में ई प्रत्यय जुड़ते ही दै का आगम हो गया, और ये हो गया बुद्धि। हमारे उमेश दीपक है, उन्होंने पूछा साहब हमारे 3 प्रकार के रै जो हैं उनको अच्छी समझा दीजिए। तो देखिए भाई, हमारे रै 4 प्रकार के हैं। ये देखो रमण, रमण में ये पहला रै है, रै जानते हैं आप। दूसरा रै हमारा क्रम है, क्रम, प्रण, द्रव। ये जो रै है ये पूरा है, ये रै पूरा का पूरा है। ये हमारा जो है रै जो है पूरा रै, और ये कै है, ये कै आधा है ऊपर वाला। इसका मतलब क्या हुआ? यह है क्रम, कै आधा है और रै पूरा है। इसका मतलब है प्रण, ये रै पूरा है। इसका मतलब है द्रव, ये रै पूरा है, तो ये दूसरा रै। ठीक इसी तरह का तीसरा देखो, ये ट्रक, ट्रक, ये ड्रम, ड्रम, ये रै भी पूरा है। आपको अब पता लगेगा, देखो ये है ड्रीम, आपका सपना होता है ना ड्रीम। बताओ ये ई की मात्रा किसके लगी हुई है? डै के या रै के? ड्री। क्या बोलते हैं आप? डै, री और मैं, ये बोलते हैं ड्रीम। तो ये ड्रीम में, तो ये जो ई इस रै के लगा हुआ है, इसलिए रै पूरा है। तो ये भी रम है। देखिए आप, ये ट्रक है, टै में ये टै है और रै है और कै है, ट्रक है। ये देखो आपको यहां अच्छी तरह समझ में आएगा। ट्राम, ट्राम होती है गाड़ी, ट्रेन। बताइए इसमें आ की मात्रा किसके? ये रै के। ये है टै और ये रा और मैं। तो देखो ये हमारे 3 रै हो गए। एक ये हो गया दूसरा, और तीसरा रै हो गया ये वाला। ये 3 रै, ये तीसरा रै, ये दूसरा रै और ये पहला रै। और चौथा रै आप सब जानते ही हैं, वह स्वर रहित होता है। और वो चौथा रै, ये रहा धर्म, ये रहा कर्म, ये ऊपर वाला, ये रै स्वर रहित है। तो हमारे 4 रै हो गए। इस रै को आप जानते हैं, ये भी स्वर सहित है, ये भी स्वर सहित है, और ये भी स्वर सहित है। ये सब स्वर सहित है, और एक रै रहित ये है। ओके, हमारे रमेश जो विश्नोई पूछ रहे हैं कि साहब नारायण में कौन सी संधि है? देखो ये नारायण शब्द है, नारायण। नारायण में 2 संधियां हैं, एक दीर्घ स्वर संधि और एक व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद इसका नारा और अयन। अयन, अयन कहते हैं मार्ग को, मार्ग, स्थान। यह है मार्ग, स्थान, इसको अयन कहते हैं। और नारा कहते हैं संस्कृत में जल को। जल में है जिनका स्थान, जो जल में निवास करते हैं वो नारायण है। विष्णु का स्थान आपने देखा होगा समुद्र में, शेषनाग पर लेटे रहते हैं, समुद्र में उनका स्थान माना गया, जल में स्थान माना गया। इस अर्थ में नारा अयन। हालांकि कुछ लोग संस्कृत में, कुछ लोग नर के साथ भी इसकी संधि विच्छेद कर देते हैं, लेकिन सही संधि विच्छेद नारा अयन। नारा में है जिनका स्थान, क्योंकि स्थान से संबंधित है, इसलिए नारा के साथ है। ये हमारा, अब इसमें नय में और चेंज हो गया, ये रै की वजह से। ये व्यंजन संधि है। तो देखो ये आ और ये ए, ये तो है दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि है। और न का न में बदल जाना, ये व्यंजन संधि है। देखो इसी तरह से ये रामायण है, रामायण। तो यहां पर भी राम और अयन, अयन राम का जो मार्ग है, तो यहां दीर्घ स्वर संधि और नय में बदल गया। ऐसे ही प्रय अंगन है, प्रय और अंगन शब्द है, आंगन से नहीं होता। हमारे कुछ लोगों ने लिखा भी है, कमेंट भी किया है कि साहब आंगन से होगा। नो, आंगन शब्द है शुद्ध, लेकिन यह शब्द तद्भव है मित्रों, और संधियां तद्भव की नहीं होती, तत्सम की होती है। और तत्सम शब्द है अंगन, इसलिए इससे संधि नहीं होगी, अंगन से होगी। और इसमें भी 2 संधियां हैं,
यह है ए और यह है ए और ए से ए मिल गया आ, ये आ हो गया और न बदल गया न में। ये भी रे के प्रभाव से प्रांगण हो गया। विशेष प्रकार का आंगन, आपके कॉलेज का आंगन, विश्वविद्यालय का बड़ा आंगन वो प्रांगण हो गया। आगे चलिए देखिए, हमारे वीर सिंह पूछ रहे हैं सर सदकर्म होता है क्या? सदकर्म होता है क्या? देखो छोटी छोटी बच्चों की भ्रांतियां। नो, देखो संस्कृत में ये सत्कर्म होता है और ये मूलतः सत शब्द है और ये कर्म है और सत का अर्थ होता है अच्छा। सत का अर्थ अच्छा होता है, सत्कर्म। और यहां संयोग है, कोई संधि नहीं है, संधि नहीं है, संयोग है। ये कै अघोष है इसलिए तय तय ही रहेगा, इसलिए यहां संयोग है, संधि नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखिए ये तो सत्कर्म शब्द है या शुद्ध शब्द है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको समझिए, अनेक जीवन भर काम आने वाली बात है। परीक्षाएं तो बहुत मामूली चीज है, परीक्षाओं में तो कर ही देंगे। देखो एक शब्द है सद्भावना। सद्भावना, सद्भावना का अर्थ क्या होता है? अच्छी भावना। अब बताओ सद का अर्थ क्या हुआ? अच्छी। तो आपको लगेगा सद का अर्थ अच्छा होता है, जी नहीं, यहां सद है ही नहीं शब्द। ये शब्द है सत भावना, सत और भावना, अच्छी भावना। और भय है घोष, और इस घोष के प्रभाव से तय क्या बन गया? दय बन गया। तो ये मूलतः सद शब्द नहीं है, सत शब्द है और सत का अर्थ होता है अच्छा। तो ये अच्छी भावना हो गई। तो ये सद्भावना का, अच्छी भावना किसकी वजह से? सद की वजह से नहीं, सत की वजह से। अब एक चीज और समझ लीजिए, संस्कृत में सद शब्द होता है और सत तो होता ही है। सत का अर्थ होता है अच्छा और सद भी शब्द होता है, स्वतंत्र रूप से सद शब्द है। और सद का अर्थ होता है समूह या बैठना। देखो यह है संसद, संसद में सद शब्द है और सम हमारा उपसर्ग है, सम और उपसर्ग से संसद बनता है। यह सद है, इस सद का अर्थ अच्छा नहीं है। सद का अर्थ है समूह या बैठना। इस सद में और इस सद में अंतर है। यह है सद, संसद, ठीक तरह से लोगों के बैठने का समूह, ठीक तरह से लोगों का समूह, वो संसद कहलाती है। अच्छे भले लोगों का समूह। संसद का अर्थ तो यही माना गया था, संसद का मतलब अच्छे लोग ही पहुंचते हैं वहां पर। यह अलग बात है कि काफी लोगों पर अपराधों के आरोप रहते हैं वहां पर, लेकिन संसद का मतलब अच्छे भले लोगों का समूह, ये संसद है। और वहां पर सद शब्द है और सद का अर्थ वहां पर समूह के अर्थ में, ये रहा समूह। और ये जो सद है ये सद है ही नहीं, ये तो सत है। और इसलिए अच्छी भावना ये सद की वजह से नहीं हो, तो सत की वजह से। और संसद में मूलतः सद है, इसलिए ये देखो परिषद है, ये परि उपसर्ग हमारा और ये है सद। ये सद का अर्थ भी समूह है, बैठना भी है और समूह भी, बैठना दोनों अर्थ में। और परि उपसर्ग हमारा, और इस ई की वजह से सह शय बन के क्या बन जाता है? परिषद हो जाता है। ये परिषद का अर्थ भी समूह है। नगर परिषद, ये चारों ओर बैठा हुआ समूह है, ये परिषद है। तो आप देखिए यहां पर ये जो श है ये मूलतः ये रस है, ये सह शय बन गया, लेकिन ये सह है और इसका अर्थ है चारों ओर बैठा हुआ समूह, वो परिषद है। तो देखिए सत शब्द, ये सत अलग है, सत का अर्थ है अच्छा और सद का अर्थ है समूह। और सद्भावना में सद नहीं होता, वो सत ही होता है जो घोष होने के कारण बन जाता है। और देखो एक कह रहे हैं, हीरालाल सैनी कह रहे हैं सर भारत और भरत में क्या अंतर है? बड़े प्यारी प्यारी सी जिज्ञासाएं। देखो भरत तो है ही, भरत तो नाम है एक व्यक्ति का, और इसमें ए प्रत्यय जुड़ते ही ये बन जाता है भारत। भरत से संबंधित, तो भरत तो हमारा दुष्यंत का बेटा हो गया भरत, वो तो भरत है, राजा भरत रहा। और उस भरत से संबंधित जो क्षेत्र है वो भारत है। ऐसे देखो यह है वसुदेव, और वसुदेव में ए प्रत्यय लग के क्या बनता है? यस, काफी लोग आप जान जाएंगे, वो है वासुदेव। वसुदेव तो कृष्ण के पिता का नाम है, और वासुदेव हो गए
वसुदेव के पुत्र, वासुदेव, ए प्रत्यय लगा तो ए प्रत्यय से वह वा बन गया, और यहां भी ए प्रत्यय से वह भा बन गया। तो भरत से संबंधित, भरत का जो क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र, वो भारत हो गया, और वसुदेव का बेटा भारत हो गया। ये दोनों अर्थ हैं। देखो, एक ने पूछा परिष्कार की संधि क्या है। परिष्कार, देखो परिष्कार का मतलब है परि और कार। कुछ लोग इसका ऐसा करना चाहें, परि ही कार, और ये सोचें कि हां विसर्ग तो शय में बदल जाता है। ये बदल गया, बन गया ना, ये बही और कार। बही और कार क्या बन गया? ये बहिष्कार हो गया, ये बहिष्कार हो गया। और ऐसे आविहीकार क्या बन गया? आविकार बन गया, आविष्कार बन गया। तो जी हां, ये देखो विसर्ग शय में बदल गया, ये विसर्ग शय में बदल गया। तो लोगों ने सोचा, अगर ये सोच ले कि साहब ऐसे ही जैसे बहिष्कार आविष्कार ऐसे परिष्कार, जी नहीं। फिर मैं बता देता हूं आपको, ये परि उपसर्ग है, उपसर्ग के आगे विसर्ग होता ही नहीं। जैसे पहले मैं बता चुका, नी और दू के आगे विसर्ग नहीं होता, ऐसे परि के आगे भी विसर्ग नहीं होता। तो फिर ये परि और कार से परिष्कार कैसे बना? बस यही देखे देख बना है, और इसमें शय का आगम मानते हैं। शय का आगम, शय आ गया साहब, लोप का मतलब है गायब हो जाना, और आगम हम व्यंजन संधि में पढ़ते हैं, व्यंजन के आगम की संधि और व्यंजन के लोप की संधि। तो इसमें ही शय का आगम है। जैसे देखो, अनु और छेद, अनु और छेद में जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? चय का आगम हो गया। अनु अनु है, छेद छेद, और चय का आगम हो गया, अनुच्छेद। ऐसे ही परि परि है, कार कार है, और आगम हो गया परिष्कार का। ये व्यंजन संधि है, ये परि ही नहीं होता। परि है तो समझना चाहिए, परि यानी चारों ओर, परि उपसर्ग है, इसके आगे विसर्ग हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो यहां पर विसर्ग शय में नहीं बदला, और ये परिष्कार है। अब थोड़ा सा इस संदर्भ में और समझ लीजिए परिष्कार का अर्थ क्या होता है। देखो, संस्कृत में कार का अर्थ होता है कार्य, और आप जानते हैं परि का अर्थ क्या होता है? परि यानी चारों ओर, सब और। तो ये चारों ओर से अगर कोई काम करोगे आप, तो काम सुधरेगा, अच्छा होगा। अगर मान लीजिए इधर से काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो बस इतना सा किया, इतना किया, इतना किया, काम अधूरा रहा, तो काम बिगड़ेगा। और अगर सब ओर से काम करोगे, सब ओर से काम करोगे, तो काम सुधरेगा, अच्छा होगा। इसीलिए परिष्कार का अर्थ है सुधार। परिष्कार का अर्थ है सुधार, शोधन, शुद्ध करना, मांजना, रिफाइन करना, मांजना, ये परिष्कार का अर्थ है मित्रों। परिष्कार एक विनम्र भाव से काम कर रहा है कि हम लोग चीज को बनाते नहीं, बने बनाए आप हैं। आपके पास बहुत अनेक प्रकार की चीजें, बस उसको थोड़ा सा शुद्ध कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। ऑयल तो आप ही हैं, रिफाइंड ऑयल, बस उसकी शुद्धिकरण का काम करते हैं। इसलिए परिष्कार शुद्ध करने का काम है, शोधन का काम है। ये परिष्कार का अर्थ है, ये उसकी संधि है। हाँ मित्रों, मूसलाधार की संधि पूछी है भाई, बहुत सरल सा मामला है। मूसल प्लस आधार नहीं होता, मूसल के समान मोटी धार वर्षा की होगी, वो मूसलाधार है। इसमें मूसल का मूसला हो गया, यह अपवाद है। अपवाद स्वर संधि के अपवादों में हम लोग पढ़ते हैं, मूसल प्लस धार मूसलाधार। मूसल के समान मोटी धार वर्षा की गिरे, वो मूसलाधार। इसलिए आधार के साथ नहीं होगा, मूसल और धार की संधि होगी। ऐसे ही जैसे विश्वामित्र विश्वामित्र हो जाता है, सत्यनाश सत्यानाश हो जाता है, अष्टवक्र अष्टावक्र हो जाता है, ऐसे ही मूसलधार मूसलाधार हो गया। एक ने प्रेरणा के लिए पूछा कि साहब प्रेरणा का क्या करेंगे। देखो मित्रों, प्रे तो हमारा उपसर्ग है, और इसमें प्रे उपसर्ग है, और इसमें ईर शब्द है, और ना प्रत्यय लग करके बन गया ना, रे के वजह से प्रेरणा हो गया। और प्रे और ईर ना होकर के बन गया प्रेरणा, गुण संधि हो गई, एर ई बन गया ए। तो प्रे और ईरना, ये प्रेरणा शब्द हो गया, प्रे उपसर्ग है इसमें। और एक ने निस्सीम पूछा, सर निस्सीम में कौन सी संधि है। मित्रों, इसमें संधि है ही नहीं, संयोग है।
ये है हमारा निस्उपसर्ग, और ये रहा सीम जिसकी सीमा ही ना हो, वो है निस्सीम। सह का सही तो है, कहां परिवर्तन हुआ? ये उन लोगों के लिए संधि है जो फिर यहां गलती करते हैं और इसको नी उपसर्ग मान लेते हैं, और नी विसर्ग मान करके इसको उपसर्ग ये मान लेते हैं और यहां विसर्ग मान लेते हैं और फिर विसर्ग को सह में बदलते हैं। भ्रांति है ये, नी होता ही नहीं। आपने पढ़ा होगा जो 2018 का जो संस्करण, अब आप लोगों ने, काफी लोगों ने देख लिया होगा, 2018 का 16 वालों में बहुत गलतियां हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 16 की पुस्तक है, 16 से पहले की पुस्तक, उसमें बहुत गलतियां हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ठीक कर लिया अपने आप को। अब 2018 का 2019 का संस्करण देखिए, उसमें जो उपसर्ग भी दे रखा है वहां पर कोई नी के साथ संधि नहीं दे रखी। नो, नी और दू के साथ कोई संधि है ही नहीं, और लिख भी रखा है कि नी और दू के साथ जो संधि की गई है वो अशुद्ध है, ये और लिख दिया उन्होंने, तो वो आपने देख लिया होगा। अब जब ये नहीं है तो आप बताइए इसमें विसर्ग संधि कैसे हो सकती है? नी और दू के साथ तो हो ही नहीं सकती। तो फिर और दूसरी बात, उपसर्ग क्या दे रखा है उसमें दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, उसमें देखा दुर, दुस, निर और निस, ये उपसर्ग दे रखे। तो फिर किस उपसर्ग के साथ है? निस और सीम, निस्सीम। बिल्कुल, क्या कोई संधि नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये निरोग के बारे में फिर से पूछ लिया किसी ने मित्रों। निरोग में नी और रोग तो है ही नहीं, फिर से ध्यान कीजिए, होती नहीं। ये उपसर्ग क्या है मालूम है ना आपको? उपसर्ग क्या? निर और रोग, और इसमें रे इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। इस रे का हुआ लोप और छोटी किस्म बदल गई बड़ी में। परिवर्तन किस में हुआ? रे का लोप हो गया। रे का लोप, रे क्या है? व्यंजन है। संधि कौन सी है? ये संधि व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद ये रहा, ये इसका संधि विच्छेद निर और रोग। ऐसे निर और रव नीरव बनता है, ऐसे ही निर और रस नीरस बनता है, तो वो रे के आने के कारण बनता है। ये देखो कमलेश। अब देखो आप, एक तो शब्द है कमला और ईश, और एक है कमल और ईश। आप दोनों ही शब्दों से परिचित है मित्रों। देखो, जब से मैंने संधि पढ़ाना शुरू किया, मैंने शब्द के अर्थ के संदर्भ में बताया था। मुक्तावली का बताया था, मुक्त और अवली से नहीं होगा, मुक्ता से होगा। मुक्ता यानी मोती, मोतियों की माला को मुक्तावली कहते हैं। तो फिर मुक्त से संधि विच्छेद नहीं हो सकता, अर्थ ही नहीं बैठेगा ना। अब आप बताइए, ईश यानी स्वामी, मालिक। अब कमला का जो ईश है या कमल का ईश है? कमल का जो फूल है उसका ईश कोई होता ही नहीं, इसलिए कमला का ईश है, और वो है विष्णु। विष्णु है, बहुरी समास है, कमलेश। ये कमला यानी लक्ष्मी। तो क्यों कमला क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हाथ में कमल धारण किए हुए, बल्कि कमल के आसन पर बैठी हुई है वो, इसलिए वो कमला है। कमल से कमला बना, और कमला का ईश कमलेश बना, और कमलेश विष्णु के लिए, और विष्णु बहुरी समास है। तो ये कमलेश इसके साथ नहीं होगी, साथ इसी के साथ होगी संधि। ये तो संधि से संबंधित कोई सवाल थे। अब इसके बाद में कुछ समाज से संबंधित है। एक अंतिमा बाकोलिया, बड़ी अच्छी लगता है, अच्छी बारीकी से पढ़ने वाली लड़की है। वो कालिदास कहते हैं कि कालिदास का विग्रह क्या होगा? बिल्कुल, ये कालिदास है। तो देखो, पहले तो ध्यान रखिए, कालिदास ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने काली, तो काली तो होता है काली देवी, और अगर आपने कालिदास लिख दिया, यह शुद्ध हो गया। तो है काली का दास, लेकिन बहुरी समास है। कालिदास कवि का हो गया, काली का दास बहुरी समास से कालिदास। उसके बाद देखिए, उसने पूछा है देशासुर। देशासुर नहीं होता, अंतिमा देवासुर होता है, और देव और असुर करके द्वंद्व समास होता है। देव और असुर, देवासुर के बीच में संग्राम हुआ था। देवता और असुर यानी राक्षस, द्वंद्व समास है। नास्तिक बहुरी समास है। नास्तिक का मतलब है तो न आस्तिक, जो किसी अस्तित्व में विश्वास नहीं करे। आस्तिक बना अस्थि, अस्थि यानी है, ईश्वर है। तो जो ईश्वर है वो ये मानता है, वो आस्तिक है, और जो ये मानता है कि वो नहीं है, वो नास्तिक है। लेकिन नास्तिक शब्द में ईश्वर का तो कोई लेना देना ही नहीं,
वहां तो अस्थि से है, अस्थि तो अव्यय संस्कृत का अस्थि यानी है। तो इसका मतलब नास्तिक का जो अर्थ हम लेते हैं कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं, तो विशिष्ट अर्थ ले लिया हमने। न आस्तिक जो होने में विश्वास न करे, किसके होने में, ये तो विशिष्ट अर्थ देगा ना, ईश्वर के होने में। इसलिए नास्तिक शब्द ईश्वर के होने में जो विश्वास न रखे उसको नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों के दोनों शब्द बहुरी समास है, विशिष्ट अर्थ रखते हैं, ईश्वर का अलग से विशिष्ट अर्थ धारण कर लेने के कारण। देखो नास्तिक हो गया। मेघनाद, पहले तो मेघनाथ नहीं होता, मेघनाद होता है, और ये रावण के पुत्र का नाम है। तो मेघ के समान नाद वाला, मेघ के समान गर्जना करने वाला, लेकिन विशिष्ट अर्थ हो गया रावण के पुत्र के संदर्भ में, इसलिए बहुरी समास हो गया। सप्तर्षि, सप्त सिंधु पंचगंगा। देखो एक ने पूछा, मैं यहां से शुरू करता हूं, पंचगंग, पंचगंग या पंचगंगा, ये पंचगंगा है और इसको बहुरी समास माना है। ये बहुरी समास माना, बिल्कुल सही माना। संस्कृत में बहुरी समास है। क्यों? वे 5 जो नदियां हैं वो विशिष्ट नाम उनका, और वो जो पंचगंगा है वो पंचगंगा हमारा विशिष्ट नाम है। वो गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और एक और है। वो 5 प्रकार की विशिष्ट नाम वाली गंगाओं को पंचगंगा का है। तो अगर किसी का विशिष्ट नाम है, तय है कि ये कौन है 5, तो फिर वे संख्यावाची होने के बावजूद बहुरी बनेंगे। तो पंचगंगा का विशिष्ट अर्थ है। इसी प्रकार से देखो सप्तर्षि, ये सप्तर्षि वो 7 ऋषि विशिष्ट हैं, वशिष्ठ जैसे, वशिष्ठ आदि 7 ऋषि नाम है उनके, उनको सप्तर्षि का है। तो सप्तर्षि द्विगु नहीं हो सकता, सप्तर्षि फिर बहुरी समास है, क्योंकि 7 ऋषियों का नाम तय है वो कौन कौन से हैं। ऐसे ही सप्त सिंधु, सप्त सिंधु ये 7 प्रकार का सप्त सागर, ये विशिष्ट है। वो 7 कौन कौन से? वो जल का सागर है, वो क्षीर सागर है, और वो हमारे दूध का सागर है, वो दही का सागर है। इस प्रकार से 7 प्रकार के सागर है जब विशिष्ट अर्थ धारण किए हुए, इसलिए सप्त सागर भी, ये भी हमारा सप्त सिंधु भी हमारा बहुरी समास है। ऐसे पंचवटी, 5 वट वृक्ष, ये महाराष्ट्र में एक कस्बे का नाम है जहां वन गमन के समय राम वहां ठहरे थे। पंचवटी, 5 वट वृक्ष थे वहां पर उस जमाने में। लेकिन आज भले उसमें 5 हो या 25 वट वृक्ष हो, चाहे एक भी ना हो, लेकिन उस स्थान का नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा बन चुकी है। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती है, 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, सब बहुरी समास होती, चाहे वो जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे वो जैसलमेर हो, और चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये सब मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोली हैं, 2-2 शब्दों से मिलकर सब बहुरी समास है। इसके बाद जनतंत्र, यस, बहुत प्यारा शब्द है जनतंत्र। जनतंत्र हमारा बहुरी समास है मित्रों, है तो जन का तंत्र, और इसको संबंध तत्पुरुष मान सकेंगे। दो, जनतंत्र एक कॉन्सेप्ट है, विशिष्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो जन का तंत्र है, लेकिन डेमोक्रेसी को कहते हैं, लोकतंत्र को कहते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक जो तंत्र है उसको जनतंत्र कहते हैं। तो जनतंत्र एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था है, विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था, वो जनतंत्र है। नीलगाय, ये नीलगाय, नीलगाय, ऐसा लगता है कि नीले रंग की गाय है ना, इसलिए ना। हमारे गांव में, हमारे घरों में, हमारे बाड़े में जो नीले रंग की गाय है जिससे हम दूध पीते हैं उसको नील गाय थोड़ी बोलते हैं, जबकि नीले रंग की है वो। लाल गाय है, लाल गाय तो हमारी है, उसको तो बोलेंगे वो लाल गाय ठीक है, लेकिन लाल गाय तो है हमारा लाल रंग की हो गई, इसके कारण वो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नील गाय जो है वो कर्मधारय समास नहीं होगा। नील गाय एक विशेष प्रकार की गायों की उपजाति है, उसको नील गाय कहते हैं। तो विशेष प्रकार की उपजाति होने की वजह से जो ही हम नील गाय कहते हैं, तब हमारे बाड़े में बंधी हुई नीले रंग की गाय का अर्थ नहीं आता।
वह जो रोजड़ा है, वो जो नील गाय, उसका ध्यान आता है, विशिष्ट अर्थ हो गया। और गाय की अलग से उपजाति होने के कारण ये बहुरी समास है। नील गाय हो गया। प्राप्तोदक, ऐसे ही प्राप्तोदक ये आर्एस में आया हुआ शब्द है। ये भी हमारा बहुरी समास है, ये भी बहुरी समास है। क्यों? उदक कहते हैं जल को, गुण संधि है मित्रों इसमें, प्राप्त और उदक। उदक कहते हैं जल को, तो वो हमारे हिंदुओं में जो मृतात्मा जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको के बेटे बहू जल देते हैं, तर्पण करते हैं। जिस मृतात्मा को जल प्राप्त हो गया हो उसे कहते हैं प्राप्त उदक, प्राप्तोदक। और संस्कृत में जिन गांवों में वर्षा हो जाती है, आषाढ़ के समय में, जून जुलाई के समय में वर्षा शुरू होती है, और जिस गांव में वर्षा हो जाती है, वर्षा को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस गांव को भी कहते हैं प्राप्तोदक। इसका मतलब, इसका खुला अर्थ नहीं है, अगर हमको प्यास लग रही है और हमको कोई उदक पिला दे, पानी पिला दे, तो हम प्राप्तोदक नहीं कहलाएंगे। वो मृतात्मा के लिए और उस गांव के लिए विशिष्ट अर्थ धारण करने से ये बहुरी समास। नील लोहित, ये नील लोहित, आप जानते हैं लोहित तो कहते हैं लाल को, खून का जैसा लोहित, और नील, नीला, जो नीला भी है और जो लोहित भी है, कर्मधारय समास है। दोनों में दोनों विशेषण है, दोनों विशेषण हो गया इसलिए है। देखो ये मुनींद्र है, ये मुनींद्र शब्द है। ये एक ने पूछा मुनींद्र, पहली बात तो मुनि और इंद्र है, और ये बन गया मुनींद्र। जो मुनियों में इंद्र है, इंद्र का अर्थ यहां हो गया श्रेष्ठ। हम लोग इंद्र का अर्थ राजा ले लेते हैं, नहीं, जो मुनियों में इंद्र है तो मुनि इंद्र हो गया हमारा। तो ये हमारा तुलना करने में है, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, मुनियों में इंद्र, मुनींद्र है। और मुनींद्र न शिव को कहते हैं न कृष्ण को कहते हैं। अगर कहा भी गया है तो बुद्ध देव को कहा गया है, इसलिए शिव और कृष्ण को मुनींद्र नहीं कहते, बल्कि ये चलता है कोई अच्छा मुनि हो उसको कहते हैं हे मुनींद्र, यानी आप मुनियों में इंद्र है, मुनियों में श्रेष्ठ है। उसको राज भी कहते हैं, मुनिराज। मुनिराज मुनियों में राजा, कविराज कवियों में राजा। तो कवियों में श्रेष्ठ बताने को कविराज कहते हैं, और कविंद्र भी कह दीजिए आप, कविंद्र कह दीजिए, मुनिंद्र कह दीजिए, वही अर्थ है। एक भाई ने, हमारे विद्यार्थी ने पूछा कि साहब अधीनस्थ कैसे बनता है? मित्र, अधीनस्थ में स्थ शब्द है, स्थ यानी स्थित होना, स्थित होना, वही स्थ शब्द है। जैसे तटस्थ, तट स्थ, तट पर स्थित होना, ये स्थ है, संस्कृत का शब्द है स्थ। और अधीन तो जानते हैं आप, जो आपके अधीन स्थित रहता है। अधीन में तो अधि और इन से बनाई है, अधि हमारा उपसर्ग है और इन है, और इस छोटी छोटी से बड़ी बन गया और इसमें स्थ आ गया, जुड़ गया, यहां कोई संधि नहीं है, अधीन है, स्थ। स्वस्थ देखे ना, स्वस्थ है, कितना प्यारा शब्द है। अपने में स्थित होना, आप जैसे हैं वैसा के वैसे हैं, वो स्वस्थ हैं आप। जैसा सामान्य टेम्परेचर रहता है वैसा ही आपका है टेम्परेचर है, वैसे ही वात पित्त कफ जैसे शरीर नॉर्मल शरीर में रहते हैं वैसे ही है, वो आप स्वस्थ हैं। और अगर वैसे नहीं है तो फिर आप अस्वस्थ हो गए। ये स्वस्थ है, और इसीलिए हम अभी इसी के तो चक्कर में पड़ रहे हैं। वो कोरोना भाई आकर के क्या करता है, वो आक्रमण करता है और हमको स्वस्थ जैसे हैं वैसे नहीं रहने देता। वो हमारे बुखार चला देता है, वो हमारे जुकाम और खांसी कर देता है, वो हमारे फेफड़ों पे कब्जा कर लेता है, हमारे सांस लेने में दिक्कत खड़ी कर देता है। तो हम जैसे हैं वैसे नहीं रहते, हम स्वस्थ नहीं रहते, अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते। इसके बाद देखिए, एक ने पूछा है अक्षर वर्ण। ये बहुत लोग पूछते हैं और सामान्यतः लोगों को इसकी सही समझ नहीं है। देखो, वर्ण का अर्थ होता है रंग। देखो, चीजों को बारीकी से मूल रूप से समझिए। वर्ण रंग, और रंग क्या करता है, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करता है। ये लाल है, ये बैंगनी है, ये पीला है, ये हरा है, ये वर्ण है। एक चीज को दूसरी चीज से अलग करते हैं तो वर्ण वहां पर रंग के अर्थ में। ऐसे ही जो ध्वनि को अलग करता है वह भी वर्ण है। ये अ है, ये आ है, ये क है, ये ग है, ये क है और ये ग है, ये अ है और ये आ है। तो अ अलग चीज है, आ अलग चीज है, क अलग चीज है, ग अलग चीज है, हरा अलग चीज है, नीला अलग चीज है। तो नीला और हरा भी वर्ण है।
और एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि, दो अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां हैं, ध्वनि का प्रकार, उसे कहते हैं वर्ण। अब यह वर्ण वाचिक है, बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है, और इसको लिखना, लिपि में लिखना, ये वर्ण है, ये बोला जाता है, और इसको जो लिपि में लिखना उसको कहते हैं अक्षर, जो उसका दृश्य रूप है। वर्ण तो है जो मुंह से निकल रहा है, आप जो मैं बोल रहा हूं ये वर्ण बोल रहा हूं, आप कानों से सुन रहे हैं, वर्ण सुन रहे हैं। और मैंने बोला काम, काम, ये काम मैंने बोला, ये काम, और मैंने इसको लिख दिया, ये अक्षर है। अब देखिए, मैं दो शब्द आपको दे रहा हूं। मेरे पिताजी निरक्षर हैं, निर इसमें उपसर्ग है और अक्षर है। क्या अर्थ हुआ? क्या मेरे पिताजी बोलते नहीं है? मेरे पिताजी मुंह से आवाज नहीं निकालते? मेरे पिताजी भाषा नहीं बोलते? बोलते हैं। फिर क्या नहीं आता उनको? उनको ये लिखा हुआ अक्षर ज्ञान नहीं आता, वो निरक्षर है। नहीं, पहले निरक्षर थे, अब तो वे साक्षर हो गए, स और अक्षर। तो फिर अक्षर का क्या अर्थ हुआ? लिपि चिन्हों को जो जानता है, जो लिखने को जानता है, वह तो है अक्षर। तो देखो, लिखा हुआ रूप तो है अक्षर, और जो बोला जाता है वो है वर्ण। ये पहला वर्ण और अक्षर का अंतर है। इसलिए मित्रों, भाषिक रूप उसको वर्ण कहते हैं और जो लिखित रूप है उसको अक्षर कहते हैं। ये अलग बात है कि क्षर में ए लगा हुआ है। क्षर का अर्थ है जो नष्ट हो, क्षरण हो जिसका, और जो नष्ट न हो वो अक्षर है। अक्षर ब्रह्म को भी कहते हैं, वो अलग है, उस दर्शन को न जाएं हम तो वर्ण और अक्षर दो चीजों का भेद करना बात है कि वर्ण और अक्षर, वर्ण वाच्य रूप है, बोला जाने वाला रूप है, और उसका लिखित रूप है अक्षर। आगे चल करके क्या हुआ कि हमारे यहां जो बोला जाने वाला रूप है, क ख ग ग ङ, क ख ग घ ङ, इसको जब ऐसे लिखा भी गया उसको भी वर्ण कह दिया, और वर्ण लिखे हुए रूप में भी चल पड़ा, वर्णमाला। और ए आई क ख ग घ च छ ज, इसको वर्णमाला कह दिया। यानी वर्ण का अर्थ विस्तार हो गया। अब वर्ण दोनों अर्थों में काम में आने लगा। वर्ण वाचिक रूप में बोले जाने के लिए भी वर्ण काम में आया, और अक्षर के लिए भी वर्ण बोला जाने लग गया, और यहां हो गई भ्रांति। लेकिन मैं आपको मूल रूप से बताना चाहता हूं, संस्कृत की दृष्टि से वर्ण बोले जाने वाला रूप है वर्ण, और अक्षर लिखा जाने वाला रूप है। हम कहते हैं वर्ण विकार, संधि को वर्ण विकार बोलते हैं ना, वर्ण विकार। वर्ण विकार, वर्णों में परिवर्तन हो जाना संधि है। वो वर्ण क्या हुआ? ध्वनि रूप। वर्ण विकार का मतलब जो बोला जाता है उसमें परिवर्तन हुआ ना, लिखने का मतलब वहां नहीं है। ए आ हो गया, छोटी ई हो गया, ए और ई ए हो गया, ए और ऊ ओ हो गया, ये सब क्या है? बोले जाने वाले रूप हैं। तो ये वर्ण विकार है। तो मित्रों, इस वर्ण और अक्षर के समझिए। ऐसे और बहुत से प्रश्न आपके आते रहेंगे। अभी मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, और इस बीच में आप लोग भी बहुत उदारतापूर्वक, कोई संकोच न करें। आप हम जब को सुने, हमारे लेक्चर्स को सुने, वहां पर जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको आप डालते रहिए। किसी प्रकार का प्रश्न हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित कैसा भी प्रश्न हो, आप वहां पर बिल्कुल डालते रहिए, और हम आपको उसका स्पष्टीकरण देते रहेंगे। मजबूत होइए, ताकतवर होइए, अपने में क्वालिटी पैदा कीजिए और नौकरी लीजिए। बस, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाओं के साथ, और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से स्वस्थ रहिए, दूसरों से सोशल डिस्टेंस रखिए और स्वस्थ रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।